नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आया हूं अपनी क्लास नंबर 16, कक्षा नंबर 16। चलिए दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 321, क्वेश्चन नंबर 321। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। इसने पूछा है, बताइए कंप्यूटर के अंदर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स के जो इतने भी ऑपरेशन होते हैं वह किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, कौन इन्हें करता है, किसका काम है इनको करने का। यानी कि अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, गुणा भाग जमा घटा। चलिए दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सीयू कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है एएलयू। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स जो होते हैं ये आपके ऑपरेशन परफॉर्म कराने में हेल्पफुल हैं, या वो उन्हीं का काम है, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो यही परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 322, क्वेश्चन नंबर 322। इसने क्या पूछा है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। इसने पूछा है, बताइए एक वयस्क व्यक्ति जो है यदि आराम की मुद्रा में उसकी श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 9 से 12, ऑप्शन बी 12 से 18, ऑप्शन सी 21 से 24, ऑप्शन नंबर डी 30 से 35। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 से 18। 12 से 18 उसकी नॉर्मल एवरेज होती है। जबकि अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब वह हाई एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, मतलब अत्यधिक कसरत करते हैं, तो तब उसकी क्या श्वसन दर हो जाती है, वह 21 से 24 के आसपास हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 323, क्वेश्चन नंबर 323। ये क्या पूछता है, द अनसीन इंदिरा गांधी इज रिटन बाय। इसने पूछा है, बताइए यह किताब द अनसीन इंदिरा गांधी किसके द्वारा लिखी गई। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए राणा आयुब, ऑप्शन बी डॉक्टर केपी माथुर, ऑप्शन सी भारत कुमार, ऑप्शन डी आपका तरुण खन्ना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर केपी माथुर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 324, क्वेश्चन नंबर 324 क्या पूछता है, हु वॉन दी पद्म विभूषण अवार्ड 2020। बताइए वर्ष 2020 में पद्म विभूषण जो हमारे पुरस्कार दिए जाते हैं वह किसने जीते हैं। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव। इस वर्ष जितने भी पद्म अवार्ड्स हैं, जितने भी पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं, ये इन तीनों को दिया गया है। जबकि दिया तो गया है कम से कम 16 लोगों को दिया गया है, जिनमें से ये जो इन ऑप्शन के तहत जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी, ये मरणोपरांत, मरने के पश्चात इन्हें दिया गया है। जबकि ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम जो है ये अभी प्रेजेंट में जिंदा है, ये एक बॉक्सर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 325, क्वेश्चन नंबर 325। इसने क्या पूछा हमसे, हु वॉन दी पद्म भूषण अवार्ड 2020। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि एसएससी आपको किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है। अब की बार ये पूछ रहा है, देखिए पद्म भूषण अवार्ड, ये पद्म भूषण मैं बता देता हूँ, जो आपके पद्म विभूषण होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जबकि पद्म भूषण जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, जबकि पद्म श्री जो हैं वह फोर्थ हायर सिविलियन अवार्ड होते हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंस होते हैं। जो पद्म विभूषण होते हैं उसके अंदर हमारी चार कलंगी होती है, यानी 4 पेटल्स होते हैं फूल के। इस मेडल के अंदर 4 होते हैं। ठीक है, अगर मैं बना के दिखा दूं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये 4 फूल होते हैं, मतलब 4 पत्तियां होती है फूल की, ये होते हैं पद्म विभूषण। वहीं अगर आपसे वह पद्म भूषण के लिए पूछता है तो उसके अंदर केवल 3 होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर केवल 3 पत्तियां होती हैं। और वहीं अगर आपसे वह पूछता है कि पद्म श्री में 5 पत्तियां होती हैं। ठीक है, पद्म श्री में 5 पत्तियां होती हैं। ये डिफरेंस आपको कोई बताएगा नहीं, मैंने आपको इसका बताया, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका डिफरेंस यही है इन सभी में। तो अब ये पूछ रहा है, बताइए पद्म भूषण 2020 में किसने जीते हैं, किन किनों ने जीते हैं। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पीवी संधू, ऑप्शन बी मनोहर पारिकर, ऑप्शन नंबर सी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर हुसैन बैग। दोस्तों मैं बता दूं, ये भी कई लोगों ने जीते हैं इस बार 2020 में। इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि कम पड़ रहे थे ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन ठीक है। पीवी संधू को मिला है, ये हमारी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं
जबकि हमारे मनोहर पर्रिकर जी हैं गोवा के पूर्व स्वर्गीय हैं, ये मर चुके हैं, इनका देहांत हो चुका है कैंसर के कारण। ये हमारे गोवा के सीएम रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आनंद महिंद्रा, ये आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन के बेटे हैं। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी जो है हुसैन बेग, ये जो है आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन चारों को मिला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 326, क्वेश्चन नंबर 326, इससे क्या पूछता है? हु वॉन 50th दादा साहिब फाल्के अवार्ड? बताइए 50वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसने जीता? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन। श्री अमिताभ बच्चन जी ही वे शख्स हैं जिन्हें 50वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है, और ये पिछले एक वर्ष पहले शायद ये मिला था उनको, राजेश खन्ना जी को मिल चुका है ये अवार्ड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 327, क्वेश्चन नंबर 327, ये हमसे क्या पूछता है? हु रोट मधुशाला? मधुशाला नामक जो कविता है, कविता से संबंधित काव्य ग्रंथ है, यह किसने लिखा? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरिवंश बच्चन, ऑप्शन बी श्वेता देवी महाबरवा, ऑप्शन नंबर सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश बच्चन। हरिवंश बच्चन जो है आपके अमिताभ बच्चन जी के फादर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 328, ये हमसे क्या पूछता है? इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट? बताइए निम्न में से कौन सा एक प्रदूषक नहीं है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डस्ट, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है सूट, ऑप्शन डी है स्मोक। दोस्तों इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि प्रदूषक होते हैं, जबकि एक ऑप्शन ऐसा है जो कि प्रदूषक को कम करता है। आपके जो ओजोन है, ओजोन O3 से हम लिखते हैं। ओजोन की परत आपने सुना होगा, हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत है जो कि हमारे वायुमंडल को या एटमॉस्फेयर को पैराबैंगनी किरणों से, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के रेडिएशन से बचाती है, डायरेक्ट रेडिएशन से हमें सेव करती है। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं ये आपके गलत हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 329, क्वेश्चन नंबर 329, इसने हमसे क्या पूछा है? ग्रासलैंड्स इन साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड? बताइए साउथ अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए वेल्ड कहलाते हैं, ऑप्शन बी प्रेरीज कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी पैम्पस कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी टियागा कहलाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वेल्ड। साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी घास के मैदान हैं उन्हें हम वेल्ड के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पे एक प्रकार दूसरे प्रकार भी पाया जाता है जिसका नाम होता है सवाना। सवाना नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं, और यही सवाना नामक जो घास के मैदान है सेम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, अगर आपसे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया पूछता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 330, क्वेश्चन नंबर 330, इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग ताजमहल येलो? बताइए निम्न में से कौन सा कारण है जो कि ताजमहल को पीला कर रहा है? आपका ऑप्शन चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए ताजमहल को मार्बल कैंसर हुआ है वो किस कारण होता है? वह सल्फर डाइऑक्साइड के ही कारण होता है। एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए ताजमहल को मार्बल कैंसर का मुख्य कारण क्या है? वो एसिड रेन, अगर ऑप्शन में देता है तो वो एसिड रेन होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में क्या होता है? यही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होती है यही मिक्स होकर पानी के रूप में उसके ऊपर गिरती है और उसे खराब करती है, हमारे मार्बल को खराब करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 331, क्वेश्चन नंबर 331, इसने क्या पूछा है? डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 की अल्पता यानी कि कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी स्किन डिजीज। दोस्तों मैं बता दूं जो विटामिन B12 होता है इसकी कमी से हमारे शरीर में जो है त्वचा संबंधी यानी कि स्किन डिजीज रिलेटेड हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं और स्किन खराब होने लगती है। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, आपसे पिछले एक क्वेश्चन में पूछा गया था पिछली क्लास में, विटामिन B12 के अंदर कौन सा मेटल, कौन सा धातु पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोबाल्ट। कोबाल्ट नाम का जो धातु है विटामिन B12 के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी से आपका एक और प्रश्न बनता है कि बताइए विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम पूछ लेगा तो उसका सही उत्तर है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 332 क्या पूछा है इसने? क्वेश्चन नंबर 332 क्या पूछता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ द बायोमास पिरामिड? यह पूछ रहा है कि बताइए घासीय पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का बायोमास पिरामिड है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपराइट सीधा, ऑप्शन बी इन्वर्टेड उल्टा,
ऑप्शन नंबर सी दोनों, सीधा और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अपराइट। यह अपराइट का मतलब होता है ये, और इन्वर्टेड का मतलब होता है ये। इसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और अब भी बता देता हूं थोड़ा सा। हमारे वो पारिस्थितिक तंत्र जिनके अंदर हमारे प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो होते हैं, जो पैदा करते हैं, उनकी संख्या बायोमास, बायोमास का मतलब वजन में, वो जिस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उस सिस्टम के अंदर वो वजन के हिसाब से यदि उनकी संख्या ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स का मास अगर ज्यादा है, तो वो सबसे नीचे बेस में रखे जाते हैं, और उनके मुकाबले जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो आपका सीधा सीधा बनता है पिरामिड, अपराइट पिरामिड बनेगा। ठीक है। यदि एक ऐसा सिस्टम जहां पर उत्पादक कर्ता बहुत कम है, वजन में बहुत कम है और कंज्यूमर्स ज्यादा हैं, तो उसके लिए उल्टा बनता है। जैसे कि हमारा पूछा था पिछले प्रश्न में एक बार कि ये मरीन सिस्टम में, जलीय में, यानी कि जलीय समुद्री इलाकों में जो हमारा ये बनेगा पिरामिड, वह उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वेल्स की संख्या वजन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और जबकि वो कंज्यूमर है, सबसे बड़े कंज्यूमर है। जबकि यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां जितनी है वो वजन के हिसाब से वो बहुत कम है, और वो जो उत्पादक करता है वो बहुत कम है, और जबकि कंज्यूमर्स जो है वजन में बहुत ज्यादा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 333, क्वेश्चन नंबर 333। इसने हमसे क्या पूछा है? कावेरी रिवर ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। यह पूछ रहा है, ये बताइए कावेरी नदी जो है निम्न में से कहा किस में जाकर मिलती है या किस में समाहित होती है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए अरबियन सी, अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी रेड सी, लाल समुद्र। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बे ऑफ बंगाल। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो ये थोड़ा कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा साउथ है, और जो ये कावेरी नदी जो निकलती है वह केरल के टॉप से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए यह जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी बीओबी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 334, क्वेश्चन नंबर 334। ये इसने क्या पूछा है? यह पूछता है कि हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर द रेबीज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेबीज होता क्या है। रेबीज क्या है? आपके बिल्ली, कुत्ते, घोड़ा, किसी भी जानवर की वजह से अगर इंसान को काटा जाता है तो उनके लार के अंदर एक वायरस होता है जो कि रेबीज नामक बीमारी को फैला देता है हमारे शरीर में। ठीक है। यह पूछ रहा है उसका जो टीका है वह किसने खोजा, उसके खोजकर्ता कौन है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर डी जे थॉमसन। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV भी बोलते हैं इसको, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया था, उन्होंने खोजी थी, यह टीका खोजा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 335, क्वेश्चन नंबर 335 क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डिस्क्राइब अबाउट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यह पूछ रहा है भारत के, बताइए भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में बताया गया? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है सातवीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 10वीं अनुसूची। दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में ही ये बताया गया है कि जो हमारी राज्य सरकार होगी और जो हमारी केंद्र सरकार होगी, इनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। इसमें क्या 3 लिस्ट दी गई है। एक दी गई है हमें राज्य सूची, एक दी गई है हमें केंद्रीय सूची। ये इन सूचियों में क्या है, राज्य सूची अब के उनके कार्य लिखे गए हैं, भाई राज्य सूची के अधिकार और कार्य ये हैं, और केंद्र सरकार की सूची में लिखे हैं ये केंद्र सरकार के अधिकार और कार्य ये हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इन दोनों को मिलकर करने होते हैं, जिनके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट मतलब होता है समावर्ती सीमा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 336 ये क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 336 ये क्या पूछ रहा है? बैंकर्स चेक इज कॉल्ड। इसने पूछा है बताइए बैंकों का चेक, यानी कि अगर हम एक दूसरे को चेक देते हैं वो तो हमारे अकाउंट में जाकर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बैंक भी हमें किसी रूप में एक चेक प्रदान करता है। वो कौन सा होता है वो रूप देखिए। आपके चार ऑप्शन है। विड्रॉवल फार्म, पैसे निकालने वाला फार्म, ऑप्शन बी डिपॉजिट फार्म, जमा पर्ची जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक, या आपको कोई पर्सनल चेक देता है आपके अकाउंट में खाते के डालने के लिए, ऑप्शन नंबर डी डिमांड ड्राफ्ट। देखिए दोस्तों उसने बैंकर के विषय में कहा है कि बैंकर्स चेक, चेक का मतलब देना, किसी और को देना। विड्रॉवल फार्म क्या है? ये तो हम भर के देते हैं ना उसमें। डिपॉजिट फार्म क्या है? ये भी हम भर के देते हैं। चेक क्या? चेक हमें कोई देता है, लेकिन ये कोई हमें कोई व्यक्ति विशेष देता है, कोई बैंक नहीं देता। बैंक तो एक उस प्रकार खाता होता है उस व्यक्ति विशेष का, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से हमें दिया जाता है। परंतु जो डिमांड ड्राफ्ट होता है
ये डिमांड ड्राफ्ट जो है किसी विशेष बैंक के द्वारा हमें दिया जाता है, जिसे हम बैंकर्स चेक कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 337, क्वेश्चन नंबर 337। ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर डी 32। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 32। आपके हमारे जो वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि आर्टिकल नंबर एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है हमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह किसी से शिकायत ना करे, वो सीधा सीधा एफआईआर करवाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 338, क्वेश्चन नंबर 338 क्या पूछता है? When was the third battle of पानीपत fought? यह पूछ रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1701, ऑप्शन नंबर डी 1761। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1761। सन 1761 ही वह समय था जब यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और हमारे मराठाओं के मध्य हुआ था। क्यों हुआ था? हुआ क्या था? मराठा जो है बहुत पावरफुल होते जा रहे थे और अपने कब्जा फैलाते जा रहे थे अलग अलग छोटे छोटे रियासतों में, छोटी छोटी जगहों पर। तो जो छोटी छोटी रियासतें थी वो इनसे तंग आ गई थी मराठाओं से, और उन्होंने जाकर अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और उनके साथ मराठाओं के साथ इनका युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं की हार हुई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 339 339 ये क्या पूछता है? वेयर वॉज गोल गुम्बज लोकेटेड? यह आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एसएससी आपसे कोई भी मोन्यूमेंट्स, कोई भी इमारत पूछ लेगा, ऐतिहासिक इमारत पूछ लेगा, उसके विषय में पूछ लेगा, कब बनी, किसने बनवाई और क्यों बनवाई और कहाँ स्थित है। ये चीजें, चार चीजें जरूर पूछता है। आपके इसके चार ऑप्शन है। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बेंगलोर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बीजापुर। बीजापुर जो है कर्नाटक में स्थित एक जगह है। ठीक है, तो हमारे जो गोल गुम्बज है बीजापुर में निर्माण किया। अब कर्नाटक के विषय में आ गए तो कर्नाटक के आपके हम सीएम के विषय में बताएंगे। वहां के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो हैं येदुरप्पा जी हैं। ठीक है, येदुरप्पा जी। और यदि आपसे वहां के वो गवर्नर पूछते हैं तो गवर्नर के विषय में आपको मैं बता दूं, गवर्नर वहां के हमारे हैं वेजूभाई वाला जो कि गुजराती हैं, वज्जू भाई वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 340 ये क्या पूछा? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? मैं आपको एक थोड़े से सूचित कर दूं, जितने भी आपके वंश आए हैं भारत के अंदर, इतिहास में, हिस्ट्री में देखिए जितने भी वंश आपसे पूछे जाएंगे उनसे दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि एक तो उनके संस्थापक यानी कि फाउंडर पूछेगा, वो पहला राजा जिसने उसकी स्थापना की। पहला राजा वो नहीं जो पावरफुल था, उसके विषय में नहीं पूछेगा, यह पूछेगा फाउंडर, स्थापना किसने की, प्रथम राजा जिसने उसकी स्थापना की। और अंतिम राजा, लास्ट रूलर जरूर पूछेगा। ये दो रूलर्स आप इन्हें रट्टा मार लीजिए। आप कहेंगे तो मैं इसके विषय में एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा कि कौन से वंश में प्रथम राजा, उसके संस्थापक राजा कौन थे और उसके अंतिम राजा कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन आपके। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त तृतीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय ही वे शख्स हैं, वे राजा थे जो कि गुप्त वंश के अंतिम राजा थे। यदि वह आपसे प्रथम पूछ लेता है कि बताइए गुप्त वंश के संस्थापक राजा कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं आपके, वो एक महान राजा हुए थे, पहले महान राजा इस गुप्त शासक काल के। लेकिन आपसे वह संस्थापक पूछता है तो संस्थापक थे श्रीगुप्त ही यहाँ के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को हमारे वीडियो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।